नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी उपचुनाव के दंगल की, क्योंकि मैनपुरी, रामपुर और खतौली में मतदान खत्म हो गया है और सबकी नजर 8 दिसंबर की तारीख पर टिकी है। लेकिन नतीजों से पहले हर सीट पर हुआ मतदान अपनी अपनी कहानी कह रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा वोटिंग खतौली में हुई है तो सबसे कम वोटिंग रामपुर में हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मैनपुरी की है, जहां आज पूरे दिन सियासी घटनाक्रम वक्त के हिसाब से बदलता रहा। सपा भाजपा पर तो भाजपा सपा पर आरोप लगाती रही। वैसे ही राजनीतिक दलों की दिलचस्पी इस सीट में है, क्योंकि ये सपा का वो किला है जो लंबे समय से नहीं हिला है। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। मैनपुरी की, जहां डिंपल यादव और रघुराज शाक्य की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। लेकिन आज यूपी में सियासी घमासान पूरे दिन जारी रहा। सपा ने एसडीएम और इंस्पेक्टर पर भाजपा के एजेंट बनकर काम करने का आरोप लगाया, तो भाजपा ने सपा पर जमकर पलटवार किया। लेकिन बात इससे भी खत्म नहीं हुई तो लड़ाई चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंच गई, जहां सपा ने भाजपा की शिकायत की तो भाजपा ने सपा की। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि मैनपुरी की लड़ाई जीतेगा कौन, क्योंकि ये लड़ाई दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए अब प्रतिष्ठा की बन गई है। मैनपुरी में डिंपल या रघुराज शाक्य, 8 दिसंबर को खुलेगा भाग्य। सपा का सबसे बड़ा किला किसके पक्ष में? यादवलैंड की हवा। मैनपुरी के जिस उपचुनाव को लेकर पिछले 1 महीने से जोर आजमाइश चल रही थी, उस सीट पर जनता ने अपने वोट से मैदान में उतरे सभी दिग्गजों की किस्मत का फैसला कर दिया है। और सपा की डिंपल यादव और भाजपा के रघुराज शाक्य की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। अब सबको इंतजार है 8 दिसंबर की तारीख का, जब ईवीएम खुलेंगे और फिर तय होगा कि जनता ने किसे चुना और किसे नकार दिया। मैनपुरी में किसके सिर सजेगा ताज, डिंपल या रघुराज? 8 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे, उसके बाद ये तय होगा कि विरासत की सियासत को समाजवादी पार्टी बचाने में सफल रही या दशकों से कमल के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चुनावी क्षेत्र पूरी तरह से मरुस्थल बना हुआ था, क्या वहां कमल खिल गया? लेकिन जब तक नतीजे आएंगे उससे पहले हर खेमे में हलचल बढ़ी हुई है। जानकार मैनपुरी के वोट प्रतिशत के मायने निकाल रहे हैं, क्योंकि शाम 5 बजे के वोट प्रतिशत को देखें तो करीब 51% से ज्यादा मत पड़े, जबकि विधानसभा के नजरिए से समझें तो मैनपुरी विधानसभा में करीब 50%, भोगांव में 49%, किशनी में 49%, करहल में 54% और जसवंत नगर में 57% से ज्यादा वोट पड़े। मतलब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा वोटिंग हुई है। बड़ी बात यह भी है कि 2019 में नेताजी की जीत का मार्जिन भी इन्हीं सीटों पर ज्यादा था। अब इसका फायदा डिंपल को मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर जिस तरह से चुनाव को प्रभावित करने को लेकर समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच बार पलटवार हुआ, उससे वोटिंग के दिन पूरे मैनपुरी का पारा चढ़ा रहा। समाजवादी पार्टी का ये ट्वीट खूब चर्चा में रहा, जिसमें एसडीएम और इंस्पेक्टर पर भाजपा के पक्ष में काम करने के आरोप लगाए गए। भाजपा भी पीछे नहीं रही। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर यहां तक कह दिया कि कोरोना का टीका भाजपा का टीका बताने वालों को जनता कमल का टीका लगा रही है। लेकिन जब बात ट्वीट से खत्म नहीं हुई तो चुनाव आयोग की चौखट तक पहुंच गई। सपा और भाजपा बारी बारी से एक दूसरे की शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास गए। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। लगातार लोकतंत्र की हत्या करने में वो अपनी भूमिका निभा रही है। भाजपा का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। पिछले लगभग 7-8 दिन से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा अराजकता का वातावरण पूरे लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्रों में पैदा किया जा रहा है और शिकायत भारतीय जनता पार्टी की जा रही, प्रशासन की जा रही। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार
ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी से लेकर बूथ एजेंट को धमकाने से लेकर और वोट न डालने की तमाम चीज़ें पूरे दिन चलती रही हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा है। इन सब के बीच वीआईपी वोटर चर्चा का केंद्र बने रहे। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और शिवपाल यादव से लेकर भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य और आदित्य यादव ने बारी बारी से अपना वोट डाला। लेकिन अखिलेश और डिम्पल ने जिस बूथ पर मतदान किया वहां 20 मिनट तक ईवीएम मशीन खराब रही। हालांकि मशीन खराब होने से पहले वे वोट डाल चुके थे, पर सवाल बड़ा है, क्या अखिलेश अपना गढ़ बचा पाएंगे? क्योंकि ये पूरा चुनाव समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के नाम पर लड़ा है। यहाँ तक कि वोटिंग से पहले अखिलेश और डिम्पल एक एक वोट को नेताजी के लिए श्रद्धांजलि वाले बताते हुए ट्वीट करते दिखे। सवाल ये नहीं है, चुनौती तब होगी जब सरकार के पास हर समस्या का सवाल जवाब हो। महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, अन्याय चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। यह क्षेत्र यहाँ के लोग हैं, वो लोग नेताजी के सम्मान में वोट करने जा रहे हैं। चाहती हूँ कि एक मैं महिला प्रत्याशी हूँ तो और बहू तो हूँ ही मैं क्षेत्र की, तो लोगों का साथ समर्थन और सम्मान मिल रहा है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का अभेद्य किला रहा है। यहाँ पिछले 3 दशकों से सपा का एक छत्र राज रहा है, लेकिन ये पहली बार है जब यहाँ बिना मुलायम सिंह यादव के चुनाव हुआ है। और अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश अपने पिता की विरासत को बचा पाएंगे? क्योंकि अगर सपा ने अपना ये किला बचा लिया तो भाजपा का विजय रथ रुक जाएगा, लेकिन अगर भाजपा ने मैनपुरी जीत लिया तो अखिलेश की रणनीति पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। एबीपी गंगा के लिए मैनपुरी से नितिन उपाध्याय के साथ रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। बात रामपुर की, जहां शाम 6 बजे तक सिर्फ 33% वोटिंग हुई है और ये घटी वोटिंग ही सबसे ज्यादा सवाल उठा रही है, क्योंकि पिछली बार 56% वोटिंग हुई थी, जो पिछले के मुकाबले करीब 40% कम है। अब ये कम वोटिंग किसके लिए खतरे की घंटी बजा रही है? क्योंकि समाजवादी पार्टी प्रशासन के रवैये पर सवाल उठा रही है, जबकि अब्दुल्ला आजम ने तो यहां तक कह दिया कि रामपुर से ज्यादा लोकतंत्र चीन और नॉर्थ कोरिया में है, जिसको लेकर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। एक ही है रामपुर में कम मतदान किसके लिए खतरे का निशान? रामपुर में बदलापुर, अब्दुल्ला आजम के बदले सुर। मुझे तो यहाँ का लोकतंत्र देख के ऐसा लगता है कि चीन और नॉर्थ कोरिया से में भी यहाँ से ज़्यादा लोकतंत्र है। वहाँ कम से कम एक आदमी खड़ा होता है, लेकिन वोट तो सब डाल लेते हैं। 3 सीटों के उपचुनाव में सबसे कम वोटिंग अगर किसी सीट पर हुई तो वो है रामपुर, जहां ईवीएम वोट के लिए तरस गए। शाम 5 बजे तक बड़ी मुश्किल से 31% से ज्यादा की वोटिंग हुई, जो विधानसभा चुनाव के मुकाबले बहुत कम है, क्योंकि विधानसभा के वक्त रामपुर में 56% वोटिंग हुई थी और आजम खान ने करीब 55,000 वोट से चुनाव जीता था। लेकिन इस बार रामपुर में कम हुआ मतदान खतरे की घंटी बजा रहा है, क्योंकि कम वोटिंग पर प्रशासन सफाई दे रहा है कि उपचुनाव में लोगों का रुझान कम होता है, लेकिन 5 से 10% वोटिंग कम हो तो ये दलील समझ में आती है, लेकिन जब वोट 32% पर अटक जाए तो सवाल खड़ा तो हो ही जाता है। क्योंकि बाई इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन की तुलना में लोगों का रुझान कम रहता है, बट फिर भी जो लोग मताधिकार का प्रयोग करना चाह रहे हैं उनको सभी लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने का यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई। रामपुर में मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी ने हमला बोला। समाजवादी पार्टी के स्वार से विधायक अब्दुल्ला आजम ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया। पुलिस और प्रशासन का कहना था कि मतदान शांतिपूर्वक हो रहा है और किसी भी मतदाता को मतदेय स्थल तक आने से नहीं रोका गया। वहीं समाजवादी पार्टी का आरोप है कि प्रशासन ने लोगों को वोट डालने से रोका और जो वोट डालने पहुंचे उन्हें पीटा गया। ऐसी ही एक तस्वीर समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट भी की है। हमने तो बहुत पहले कहा था वोट का अधिकार खत्म कर दीजिए। हमने तो बहुत पहले कहा था कि सर्टिफिकेट दे दीजिए। बिला वजह एक दिन खराब किया, सारी मशीनरी परेशान, पुलिस के अधिकारी परेशान, पुलिस वाले बेचारे डंडे चला रहे हैं, थक रहे हैं, बुजुर्ग महिलाएं पिट रही हैं, हाथ टूट रहे हैं उनके, खून निकल रहे हैं उनके। 1 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस खड़ी हुई है बाकायदा, और फिर उसके बाद भी पुलिस खड़ी हुई है। वहीं पे लोगों को रोका जा रहा है कि आप नहीं जाएंगे।
पर्चियां लेकर उनकी फाड़ी जा रही हैं, मतदाताओं को मारा पीटा जा रहा है। बुजुर्ग अभी एक मुझे मिले थे जिनका हाथ तोड़ दिया गया है। इन हालात में ये एक मजाक है इलेक्शन। वोटरों को पहुंचने का दिन है। पूरे मुस्लिम मोहल्ले टारगेट हैं। यहाँ चौराहे पर पुलिस बैठी है, वो इधर से नहीं आने दे रही, वो पुलिस खड़ी है। इस पुलिस का क्या मतलब है अलावा इसके कि वोटरों को आने से रोके? ये वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी कभी जीत ही नहीं सकती। वहीं इन सब के बीच सपा विधायक अब्दुल्ला आजम का ये बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने चीन और उत्तर कोरिया के लोकतंत्र को रामपुर से बेहतर बताया है। अब तक इस बयान पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने पलटवार करते हुए अब्दुल्ला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मैं तो कहता हूं कि मतलब मुझे तो यहाँ का लोकतंत्र देख के ऐसा लगता है कि चीन और नॉर्थ कोरिया से मैं भी यहाँ से ज़्यादा लोकतंत्र है। वहाँ कम से कम एक आदमी खड़ा होता है, लेकिन वोट तो सब डाल लेते हैं। भाई हम तो ये कहते हैं कि अगर अच्छा है तो वहीं चले जाओ, और वहाँ भी जाके फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बना के फर्जी नागरिकता लेके वहाँ से चुनाव लड़ लो। लेकिन पहले यहाँ का जो किया है वो तो पहले निपटा लो। जो कुकर्म हमारे जो इस धरती पर किए हैं उसकी सज़ा तो लेते जाओ न्यायपालिका से। देखिए, एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। मुझे और किसी को इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। उसके अपने बेटे ने उसके पॉलिटिकल एम्पायर को चकनाचूर कर दिया। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल आजम की चुप्पी का भी है, क्योंकि वोटिंग के दिन तमाम आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए, लेकिन आजम खान मौन रहे। और अब सवाल ये है कि आजम का किला क्या ढह जाएगा, क्योंकि जिस सीट को 8 महीने पहले आजम ने जेल से जीत लिया था वो इस बार फंसी हुई नजर आ रही है। अब सबकी निगाहें 8 दिसंबर की तारीख पर टिकी है, जब फैसला होगा कि रामपुर की गद्दी पर कौन बैठेगा। रामपुर से उबैदुर रहमान के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। बात खतौली की, जिस पर पूरे पश्चिम की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जानकार इसे 24 का क्वार्टर फाइनल मान रहे हैं। लेकिन जीत के दावे सभी कर रहे हैं, क्योंकि खतौली में सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा का गढ़ है जिसे फतेह करने के लिए इस बार सपा और रालोद ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि 56% वोट जो पड़े हैं उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा किसे मिलेगा। मैनपुरी और रामपुर की तरह खतौली में भी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि खतौली में जीतेगा कौन, क्योंकि शाम 5 बजे तक करीब 56% वोटिंग हुई है, लेकिन मतदान को लेकर पूरे दिन सियासी घमासान मचा रहा। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि खतौली के सीओ राकेश कुमार सिंह भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, जो मुस्लिम मतदाताओं को आधार कार्ड देखकर उन्हें डांट कर वापस भगा रहे हैं। कुछ पुलिस अधिकारी जहां से आम मतदाताओं का आने का रास्ता है वहां पर उसे रोक रहे हैं। हमारे समर्थकों की नहीं, इनकी मानसिकता देखिए, कुछ विशेष अधिकारी भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन सपा रालोद के आरोप को खारिज कर रहा है, जिसका दावा है कि उसने खतौली में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराया है। देखिए, पुलिस के द्वारा बेहतर पुलिस प्रबंध किए गए थे। यहाँ के एसएसपी साहब द्वारा बहुत सारा स्ट्रेटेजिकली पूरी रणनीति तैयार की गई, उसे लागू किया गया। और आपने देखा कि पूरे खतौली विधानसभा के अंदर पूरा का पूरा जो था वो हर चप्पे चप्पे पुलिस लगी, सुरक्षा के पूरे प्रबंध थे, मोबिलिटी बहुत ज़्यादा थी और हर 3-4 मिनट के बाद कोई ना कोई मोबाइल ऑफिसर्स की प्रत्येक पोलिंग सेंटर पर पहुंचती रही, जिससे निश्चित रूप से जो मतदाता है उसे मतदान निर्भीक मतदान करने में बहुत मदद मिली। खतौली के वोट युद्ध में भाग्य विधाता मतदाताओं ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद करा दिया। हालांकि अभी कुछ महीने पहले हुए आम चुनाव में जो मतदान प्रतिशत 69 रहा था वो घटकर 56.46% रह गया। इतने बड़े अंतर की कहानी ने दिग्गजों के माथे पर पसीना ला दिया है। हालांकि विपक्ष के निशाने पर कभी ईवीएम तो कभी पुलिस रही, लेकिन जनता ने किसको वोट किया और किसे चोट दी,
इसका फैसला 8 दिसंबर को हो जाएगा। लेकिन सपा और रालोद प्रशासन के दावों से खुश नजर नहीं आ रहे हैं और अब बड़ा सवाल ये है कि जिस सीट को विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीता था उसे इस बार कौन जीतेगा, क्योंकि नतीजों से पहले ही भाजपा जीत का दावा ठोक रही है। माहौल तो हम जीत रहे हैं, बहुत अच्छी वोट है। जनता योगी जी के शासन को, उनके सुशासन को, उनके कार्यों को पसंद कर रही है, मोदी जी के कार्यों को पसंद कर रही है। भाई विकास करेंगे, बहन बेटियों का सम्मान करेंगे, बहुत बढ़िया माहौल है। कम से कम 50,000 वोट। अब सबकी नजर 8 दिसंबर की तारीख पर टिकी है, क्योंकि इस दिन नतीजे तो खतौली के आएंगे लेकिन भविष्य पश्चिम का तय होगा, क्योंकि 2024 में ऊंट किस करवट बैठेगा इसका भाग्य खतौली के उपचुनाव से तय हो जाएगा। खतौली से सनुज शर्मा, एबीपी गंगा। बात शीतकालीन सत्र की, जिसने शुरू होते ही सूबे की सियासत गरमाती है, लेकिन पहला दिन नेताजी के नाम रहा, जहां सदन में मौजूद सभी राजनीतिक दलों ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी। लेकिन अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी पर भाजपा ने खूब सवाल उठाए, क्योंकि जब सदन में नेता मुलायम सिंह यादव को याद किया जा रहा था तब अखिलेश मैनपुरी में पत्नी डिंपल को जिताने की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। विधानसभा सत्र की शुरुआत यूपी को 33,000 करोड़ के अनुपूरक बजट की सौगात। सीएम योगी ने नेताजी को किया याद, मंत्री दयाशंकर ने अखिलेश की गैर मौजूदगी पर उठाए सवाल। उनके पुत्र ही नेता प्रतिपक्ष हैं और आज जो है मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं थे। सत्र का पहला दिन हंगामेदार, सदन के बाहर समाजवादी पार्टी के विरोध की हुंकार। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, लगातार लोकतंत्र की हत्या करने में वो अपनी भूमिका निभा रही है। सरकार ने यही तय कर लिया कि उसे आयोग नहीं मानना है, चुनाव की रीतियों और नीतियों को नहीं मानना है, तो कुछ भी करे उसके लिए स्वतंत्र है। वो बूथ कैप्चरिंग भारतीय जनता पार्टी के लोग अलोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और शुरू होते ही सूबे की राजनीति का पारा भी गर्मा गया है, क्योंकि इस बार सत्र के हंगामेदार होने के आसार पहले से जताए जा रहे थे, जिसकी तस्वीर पहले ही दिन साफ हो गई, क्योंकि जहां एक तरफ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 33,769 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया, वहीं सपा सदन के बाहर महंगाई और बेरोजगारी के मोर्चे पर विरोध कर रही थी। मैं समझता हूं कि आज लोकतंत्र बहुत शर्मसार हो रहा है। अगर सरकार ने यही तय कर लिया कि उसे आयोग नहीं मानना है, चुनाव की रीतियों और नीतियों को नहीं मानना है, तो कुछ भी करे उसके लिए स्वतंत्र है। वो आज पूरा देश देख रहा है, पूरी मीडिया देख रही, जनता देख रही, मतदाता देख रहा है कि किस तरीके से मतदान करने के लिए लोगों को रोका जा रहा है। हालांकि सदन का पहला दिन नेताजी मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि के नाम रहा, जहां हर राजनीतिक दल ने नेताजी को याद करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। जैसे सीएम योगी ने रक्षा मंत्री रहते नेताजी के सैनिकों को लेकर किए काम को याद किया, तो राजा भैया ने नेताजी की हिंदी को लेकर मुखरता और राजनीतिक दूरदृष्टि की तारीफ की। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने सेना की पूर्व की व्यवस्था में परिवर्तन करने और शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर को उनके घरों तक पहुंचाने का निर्णय भी लिया था। श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन से भारतीय राजनीति के एक संघर्षशील युग का अंत हो गया। जीवन नेताजी की जीवन शैली में कुछ बातों ने हमको बहुत प्रभावित किया। उनमें से एक है हिंदी को उन्होंने सदैव बढ़ावा दिया। आज हम सभी लोग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो राजनीति में इतनी गहरी पकड़ और दूरदर्शिता थी उनके कि वहां पर लोकसभा में उन्होंने कहा था कि आप लोग व्यर्थ परेशान मत होइए, लौट करके तो मोदी ही आएंगे। शीतकालीन सत्र के पहले दिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर सदन के भीतर सभी दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव जमीन से जुड़े राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने हमेशा समाज में बेहतरी के लिए काम किया। वहीं हर दल के नेता ने आज मुलायम सिंह यादव को सदन के भीतर याद किया। लेकिन जहां सदन में सभी दल के नेता
मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दे रहे थे, वहीं मंत्री दयाशंकर सिंह नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी पर सवाल उठा रहे थे। उनके पुत्र ही नेता प्रतिपक्ष हैं और आज जो है मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं थे, तो वो कितना इन लोगों को मुलायम सिंह जी को प्यार करते हैं, ये इस बात को ये दर्शाता है कि आज जो है सदन, क्योंकि बार बार ये अवसर नहीं आने वाला है। वोट डाल करके 7 बजे से वोट प्रारंभ हुआ था, तो वोट डाल करके भी यहाँ आ सकते थे। 11 बजे सदन चला और सफाई में इन्होंने हवाई अड्डा भी है, यदि वो चाहते तो उससे भी आ जाते। तो ऐसा नहीं है, छोटे छोटे कामों के लिए हवाई जहाज का प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ा सवाल सदन का है, क्योंकि जानकार शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने की बात कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो विरोध पहले दिन सदन के बाहर हुआ, क्या वो अब सदन के अंदर होगा? क्योंकि सवाल सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी का नहीं, सवाल उपचुनाव का भी है। वैसे ये सत्र ऐसे समय में शुरू हुआ है जब 3 सीटों पर उपचुनाव हो, जिसके नतीजे भले ही 8 दिसंबर को आएंगे, पर इसका रिएक्शन सदन में पहले ही दिखना तय है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ विवेक त्रिपाठी की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।